तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग जी। उम्मीद है एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप मन लगा करके इस काव्यखंड वाला वीडियो को देख रहे होंगे। आज आप सभी का चैप्टर नंबर 5 भी स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम लोग भारत माता जो चैप्टर है उसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं और इस चैप्टर के जो कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो आज का क्लास जो होगा प्यारे बच्चों वह देशभक्ति वाला क्लास होगा। तो सबसे पहले आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हैं कि भारत माता का तस्वीर से आज का क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले आज आप सभी भारत माता के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिख दीजिएगा या फिर भारत माता की जय अवश्य लिख दीजिएगा। तो ये मेरे लिए नहीं लिखिएगा, आज ज़रूरत है भारत माता के लिए लिखने की ज़रूरत है कि जय हिंद या फिर भारत माता की जय। तो चलिए आज भारत माता की जय के साथ, जयकारा के साथ एक बार एकदम जोर से लगा देते हैं भारत माता की जय। तो आज का इस मोटिवेशनल लाइन और मोटिवेशनल धमाकेदार एंट्री के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका काव्यखंड है कक्षा 10वीं का और वीवीआई आज का क्लास में ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। तो चलिए एकदम धमाकेदार जोरदार तरीके से आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपके बीच में पहला प्रश्न, आप लोग फटाफट से बताइएगा प्यारे बच्चों कि इसका आंसर क्या होगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो सबसे पहला ही प्रश्न सुमित्रानंदन पंत जी के साथ स्टार्ट हम लोगों का हो चुका है। तब तक मैं एक पेन भी ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ से एक पेन भी ले लेता हूँ, तब तक आपको मौका भी मिल चुका है चीज़ों को समझने का और चीज़ों को बताने का। तो आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए ये कलम भी ले लिया हम। कहते हैं कि कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था। जब बात आती है ईस्वी की तो अच्छों का पसीना निकल जाता है ना जी। बताइए कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था, आपको ईस्वी बताना है, ठीक है। तो बताइए 1900 ईस्वी में, 1901 में, 1902 में, 1903 में, बताइए कब हुआ था इसका जन्म। सोचें आप, तब तक मैं आप सोचे कि नहीं सोचे हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका हाँ भाई हाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। 1900 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म हुआ था। देख सकते हैं आप काफ़ी एकदम हैंडसम है और एकदम प्यारी सी स्माइल है। क्या खूबसूरत सा चेहरा है सुमित्रानंदन पंत जी का। यही वो सुमित्रानंदन पंत जी हैं जिन्होंने आपका भारत माता चैप्टर को लिखा है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लेखक का नाम अवश्य याद कर लीजिएगा। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी है, लेखक का नाम प्लीज़ आप याद करके जाइएगा एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। तो सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था, तो 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना जी। याद हो गया ना, याद हो गया ना। तो चलिए ना जी अगला प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न, आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न कहता है कि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म, सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था। अब बात आ रही है जगह की। तो सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था। कहता है पटना साहिब, पटना, कौसानी अल्मोड़ा, सारण वैशाली, बुटाटी, अच्छा बुटाटी राजस्थान में कहाँ जन्म हुआ था। बताइए इसका जन्म कहाँ हुआ था। आप सोचे, तब तक सोच लिए होंगे। तो इसका जन्म हुआ था कौसानी अल्मोड़ा में। आपके बुक में दिया होगा लेखक का जन्म, प्लीज़ आप याद करके अवश्य जाइएगा एग्ज़ाम हॉल में। तो इनका जन्म हुआ था कहाँ पर, आपको जगह का नाम बोले तो आप याद कर लीजिएगा कौसानी अल्मोड़ा में। कौसानी अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से मैंने दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से समझा दिया। अब चलिए बच्चों तीसरे प्रश्न की ओर। चलिए ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। आप बताइए, कहता है कि पंत जी का नाम। अरे भाई पंत जी कहाँ से आ गए। तो इसका शॉर्ट नाम हुआ सुमित्रानंदन पंत। तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे हर जगह पंत जी। क्या लिखेंगे बच्चों, पंत जी। पंत जी का मतलब हो गया आपका क्या, सुमित्रानंदन पंत। तो शॉर्टकट में आप याद रख लीजिएगा पंत जी, ठीक है। शॉर्टकट में क्या बोलिएगा, पंत जी। अन्य तो बोलिए लंबा, सुमित्रानंदन पंत की जय, ठीक है। तो लंबा नाम बोलना है तो बोल दीजिए सुमित्रानंदन पंत। अब बार बार लंबा नाम बोलेंगे तो आप ही को खुद दिक्कत होगा, थोड़ा आप इरिटेट हो जाइएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, शॉर्टकट नाम का इस्तेमाल करेंगे। बार बार मैं इस चैप्टर में आपको बोलूँगा पंत जी। क्या बोलूँगा, पंत जी। तो आप समझ गए, दोबारा तो नहीं समझाना पड़ेगा ना। चलिए
तो कहता है कि लेखक जो पंत जी हैं उनके पिताजी का नाम क्या था। उनके पिताजी का नाम क्या था? रामानंद पंत, रामादत्त पंत, गणेश पंत या फिर गंगा दत्त पंत। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गंगा दत्त पंत हो जाएगा। सुमित्रानंदन जी के पिता का नाम आप याद रख लीजिएगा गंगा दत्त, गंगा से याद रख लीजिएगा गंगा मैया, है ना, भारत माता गंगा मैया, तो गंगा से याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद आपको याद हो गया होगा, कोशिश कीजिए याद करने का भाई। अब चलिए तीसरा प्रश्न ये रहा आपके बीच में, कहता है तीसरा प्रश्न, पंत जी की माता का नाम क्या था? बताइए प्यारे बच्चों, सुमित्रानंदन पंत जी की माँ का नाम क्या था? उनकी जो प्यारी माँ थी, उनकी जो प्यारी अम्मा थी, उनका नाम क्या था? वंदना देवी, सरस्वती देवी, राधा देवी या फिर विद्यावती देवी। क्या हो जाएगा इसका आंसर जी? इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती देवी। क्या हो जाएगा? सरस्वती देवी। क्या बात है, कितना अच्छा है जोड़ी, गंगा संग सरस्वती, है ना। इनके पिताजी का नाम क्या हो जाएगा? गंगा, अम्मा का नाम हो जाएगा सरस्वती, तो गंगा सरस्वती, अब बेचारे का नाम हो जाएगा पंत जी, ठीक है। तो पिताजी का नाम, माताजी का नाम अच्छा से याद हुआ कि नहीं याद हुआ? पिताजी का नाम पूछे गंगा, माँ का नाम पूछे सरस्वती, ठीक है। चलिए तो आपको अच्छे से याद करवा दिए, ठीक है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि 30 कोटि संतान नग्न तन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? बताइए बच्चों कि 30 कोटि संतान नग्न तन, यह जो लाइन है ना, कौन चैप्टर में कहा गया है? तो बताइए तो किस चैप्टर में ये लाइन को लिखा गया है? तो भाई इसका चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा? और हम आपको पढ़ा भी रहे हैं वही चैप्टर, तो ये हो जाएगा आपका भारत माता जो चैप्टर है आपका, उसी चैप्टर में ये लाइन कहा गया है। आप चैप्टर जब पढ़े होंगे तो आपको मालूम चला होगा, उसमें लाइन लिखा हुआ था 30 कोटि संतान नग्न तन, यानी कहा गया है कि 30 करोड़ जो संतान है, भारत माता की जो संतान है 30 करोड़, ये नग्न है, इस पे तन पे सही से कपड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज ने भारत माता को, जो यहाँ का जो संतान है, यहाँ के जो लोग हैं, इसको लूटा खसोटा, इसीलिए कवि ने कहा है कि यहाँ की 30 कोटि जो संतान है, यानी उनके जो बच्चे हैं, भारत माता के जो बच्चे, हम लोग कौन हैं? भारत माता के बच्चे हैं, क्योंकि भारत में रहते हैं, हमने इस धरती पर जन्म लिया है, तो हम लोगों के ऊपर सही से कपड़ा तक नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमें लूटा खसोटा और हमारे चीज़ों को बर्बाद किया। इसीलिए कवि ने कहा है 30 कोटि संतान नग्न तन, नग्न तन। तो किस चैप्टर में है आपका बताइए? तो भारत माता चैप्टर में है कि नहीं, है कि नहीं? चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए ये रहा अगला प्रश्न आपके बीच में, छठा प्रश्न, ठीक है। आप बताइए, कहता है कि कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है? फ्रांसीसी, अंग्रेज, भारत माता या फिर जापानी? क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? तो इसका आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत माता। भारत माता जो है ना, ये जो भारत माता है, ये अपने ही घरों में प्रवासिनी बन गई है। प्रवासिनी का मतलब होता है अपने घरों में बेगानी हो गई है, मतलब अपने ही घरों में मेहमान हो गई है। कवि ने ऐसा क्यों कहा बताइए? तो आप, कवि ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अंग्रेज भारत में आए और भारत को गुलाम बनाए और यहाँ के जनता के ऊपर शासन किए, तो हम लोगों का अपना घर और हम लोग अपने ही घरों में दूसरे गद्दार अंग्रेज का बात मानते थे और हम लोग अपने ही घरों में गेस्ट के तरह रहते थे, और वो गद्दार अंग्रेज हमारे हिंदुस्तान में आकर के मालिक बन करके रहने लगा। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि ये जो भारत माता है, यानी भारत माता की जो संतान है, ये अपने ही घरों में प्रवासिनी बन गई है, गेस्ट बन गई है। इनका अपने ही घरों में कोई अस्तित्व नहीं रहा है, कोई प्रतिष्ठा नहीं रहा है। यह अपने ही घरों में क्या बन गई है? प्रवासिनी बन गई है। प्रवासिनी बन गई है कौन? तो भारत माता, यानी हम लोग भारत माता की संतान। तो किसको कहा है बताइए? तो प्रवासिनी। कौन अपने ही घरों में प्रवासिनी बन गई है? तो आपका आंसर होगा बच्चों भारत माता। क्या हो जाएगा इसका आंसर? भारत माता हो जाएगा। देख सकते हैं आप, भारत माता की तस्वीरें भी है यहाँ पर, ठीक है।
चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि गीता प्रकाशिनी किसके लिए उपयुक्त है? बताइए किसे कहा गया है गीता प्रकाशिनी? धरती माता को, पृथ्वी माता को, सीता माता को, या फिर भारत माता को? क्या हो जाएगा इसका आंसर? हाँ, इसका आंसर भी वही होगा। सही बात है, आप भी वही सोच रहे होंगे। इसका भी आंसर हो जाएगा भारत माता। भारत माता को कहा गया है गीता प्रकाशिनी। गीता प्रकाशिनी किसको कहा गया है? भारत माता को। क्यों? क्योंकि बच्चों क्योंकि भारत माता जो है एक समय में संपूर्ण गीता का ज्ञान पूरी दुनिया को देती थी, और आज यही भारत माता खुद क्या हो गई है? अपने ही घरों में इनका कोई अस्तित्व नहीं रहा है। अंग्रेज यहाँ की जो शासन व्यवस्था है, यहाँ का जो कल्चर है, सबको खत्म कर दिए। इसीलिए कवि ने कहा है गीता प्रकाशिनी किसको? भारत माता को। यह गीता पर एक समय में उपदेश देती थी पूरी दुनिया को। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होगा जब तक अंग्रेज हिंदुस्तान नहीं आए थे तब तक क्या होता था? हम लोगों का हिंदुस्तान में लोग सब पढ़ने आते थे विदेश से, लेकिन अंग्रेज यहाँ पर आकर के और विदेशी आक्रमणकारी यहाँ पर आकर के हिंदुस्तान का सब पढ़ाई लिखाई चौपट कर दिए। तो एक समय में हम गीता पूरी दुनिया को सुनाते थे, और आज हम लोग क्या हो गए हैं? इस गीता को पूरी दुनिया से सीख रहे हैं और नॉलेज दुनिया से ले रहे हैं, जबकि हम लोग को नॉलेज दुनिया को देना चाहिए। ठीक है, चलिए अब ये रहा अगला प्रश्न। कहता है प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? बताइए किस कवि को कहा गया है प्रकृति का सुकुमार कवि? बताइए तो। निराला जी को, भारतेंदु को, जयशंकर प्रसाद को, या फिर पंत को? किसको कहा गया है प्रकृति का सुकुमार कवि? तो प्यारे बच्चों, आपका सुमित्रानंदन पंत जी को कहा गया है प्रकृति का सुकुमार कवि। तो अब बताइए प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। सुकुमार याद रख लीजिएगा, बेचारे बड़े सुकुमार थे। ठीक है, अब ये रहा अगला प्रश्न। 9वां प्रश्न कहता है कि भारत माता के संबंध में क्या सही है? ठीक है, भारत माता के संबंध में क्या सही है? शैलवासिनी, नगरवासिनी, ग्रामवासिनी, विंध्यवासिनी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए तो। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रामवासिनी। इस चैप्टर में कहा गया है भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, है ना? पहला ही लाइन था, आप जब चैप्टर पढ़े होंगे तो वहाँ आपको लाइन ये मिला होगा कि भारत माता ग्रामवासिनी। भारत माता जो है वो गांव में रहती है। कहाँ रहती है? गांव में निवास करने वाली है, तो इसीलिए कहा गया भारत माता ग्रामवासिनी। सच्चा भारत जो है ना, ओरिजिनल भारत जो है वो आपको गांव में मिलेगा। क्यों? क्योंकि गांव में जो कल्चर है ना, गांव की जो प्रकृति की सुंदरता है ना, वो शहरों में कहाँ है? शहरों में ये चीज़ कहाँ मिलेगा आपको? इसीलिए कवि ने कहा है कि भारत माता ग्रामवासिनी, भारत माता गांव में रहती है, गांव में निवास करती है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न कहता है कि बताइए, चलिए हम तो आंसर ही आपको बोल दिए। कहता है भारत माता कहाँ निवास करती है? बताइए तो। शहर में, पहाड़ पर रहती है, या फिर गांव में, या फिर नदी में? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत माता कहाँ रहती है? तो गांव में रहती है। कहाँ पर रहती है? गांव में। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। कहता है सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? उदास माटी की, सुख समृद्धि की, उदारता की, या फिर त्याग की? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उदास माटी की। क्योंकि भारत माता जो है ना, अब वो उदास हो चुकी है, अंग्रेजों ने इसे लूट खसोट लिया है। इसीलिए कवि सुमित्रानंदन पंत ने कहा है भारत माता के विषय में, यह उदास माटी की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? उदास माटी की मूर्ति है। कौन है भाई? तो भारत माता उदास माटी की मूर्ति है। ठीक है, अब ये रहा अगला प्रश्न। कहता है सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधो तम। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? बताइए किस चैप्टर में कहा गया है सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोतम? तो बताइए किस चैप्टर में ये आपका लाइन कहा गया है? बताइए बच्चों। स्वदेशी में, भारत माता में, जनतंत्र का जन्म में, या फिर हिरोशिमा में? क्या हो जाएगा इसका आंसर? हाँ भाई वही हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, भारत माता। आपका भारत माता में कहा गया इस चैप्टर में कि तप संयम उसका, ठीक है ना? कहते हैं कि भारत माता के जो लोग हैं, भारत माता की जो संतान है, धन्य है वो भारत माता जिसका संतान
जिसका संतान जो है इतना संयमित है जितना तप और संयम है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज रियल में हमारे ऊपर में इतना अत्याचार किए ना, अगर भारत माता के जगह और कोई रहता ना वो हार मान लेता। एक तो हम लोग भारत माता की संतान है क्योंकि भारत माता ने मुझे, हम सभी को अहिंसा का दूध पिलाया है। क्या पिलाया है? अहिंसा का दूध पिलाया है। इसीलिए हम लोगों का तप और संयम है और हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने अहिंसा का दूध पिया है। इसीलिए कवि ने कहा है सुधो का मतलब होता है, सुधोतम का मतलब होता है दूध, ठीक है ना। तो कहता है पिला अहिंसा, ठीक है ना, अस्तन्य सुधोतम। तो हम लोगों ने अहिंसा का दूध पिया है और हम लोग झुकने वाले तो हैं ही नहीं। इसीलिए हमने कभी अंग्रेजों के सामने झुका नहीं। तो ये किस चैप्टर में है? भारत माता के। थोड़ा थोड़ा हम आपको समझा देते हैं, ठीक है, हो गया। अब ये रहा 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न कहता है कि भारत माता सारे जग की क्या है? आप लोग बताइएगा, भारत माता जो है ये पूरी दुनिया की क्या है? बताइए, या क्या देवी है, या माँ है, या फिर बहन है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा? तो भारत माता जो है ना प्यारे बच्चों, ये हमारी भी माँ है, हम सब की माँ है, ये सारे जग की माँ है। कौन है? तो भारत माता जो है ये सारे जग की क्या है? तो माँ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है अगला प्रश्न कहता है कवि के अनुसार भारत माता की आंखें कैसी है? बताइए भारत माता की जो आंखें हैं वे कैसी है? गंगा यमुना है, ताप्ती नर्मदा है, सतलज सिंधु है, व्यास और चिनाब है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा यमुना, है ना। तो कवि कहते हैं इस चैप्टर में कहा गया है कि भारत माता की जो आंखें हैं उसमें आंसू बह रही है और वो आंसू गंगा यमुना की आंसू के रूप में बह रहा है ना। तो कवि कहते हैं आपके इस चैप्टर में कि गंगा यमुना में जो जल है ना वो भारत माता की आंसू है, ठीक है ना। तो उसकी आंखों की तुलना गंगा यमुना से की है। चलिए अब ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि हैं? बताइए सुमित्रानंदन पंत जी जो हैं वे किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावाद युग, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग सोचिए जरा सा। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छायावाद युग। सुमित्रानंदन पंत जी जो हैं वे छायावादी युग के कवि हैं। तो आप याद रखिएगा, कभी कभी इस टाइप का प्रश्न भी एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब ये रहा अगला प्रश्न। 16वां प्रश्न कहता है पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो बच्चों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है वह साहित्य की दुनिया में मिलता है। यदि अगर आप बहुत बढ़िया कहानी लिखिएगा, कोई आप बढ़िया सा रचना कीजिएगा, कविता लिखिएगा, तो आपको एगो प्राइज मिलेगा। उस प्राइज का नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार, बहुत बड़ा प्राइज होता है। तो कहता है कि बताइए पंत जी को ऐसा कौन सा चीज़ का रचना किए थे जिस वजह वो उसका फेमस हो गया और वायरल हो गया, जिस वजह से उसको प्राइज मिला, और उस प्राइज का नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो बताइए कौन सा ऐसा चीज़ था जो उसका वायरल हो गया जिस वजह से उसको इतना बड़ा प्राइज मिल गया? तो उनका एक रचना था, उसका नाम था चिदम्बरा। क्या नाम था? चिदम्बरा। तो आपका भी मौका मिले तो चिदम्बरा पढ़ सकते हैं इंटरनेट में। तो चिदम्बरा जो था ना उसका पूरा वायरल हो गया, खूब लोग इसको जाना, बहुत लोग इसको पसंद किया। तो सरकार ने क्या किया, पंत जी को, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया था, क्योंकि उसका जो रचना था ना चिदम्बरा वो वायरल हो गया था, फेमस हो गया था, ठीक है। बहुत अच्छा था चिदम्बरा, कभी आप पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, कहता सरविंदु हासिनी कौन है? बताइए बच्चों सरविंदु हासिनी किसे कहा गया है? जनता को, प्रजा को, माता को, भारत माता को, किसको कहा गया बच्चों? इसका आंसर वही आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत माता को। भारत माता को कहा गया है बच्चों सरविंदु हासिनी। क्या कहा गया है? सरविंदु हासिनी। आपके चैप्टर में कहा गया है सरविंदु हासिनी, ठीक है। आप याद रख लीजिएगा, भारत माता को कहा गया है। 18वां प्रश्न कहता है कि ग्राम्या किसकी रचना है? बताइए ग्राम्या के लेखक कौन हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर, घनानंद, बद्री नारायण, चौधरी प्रेमघन, या फिर सुमित्रानंदन पंत? इसका आंसर क्या होगा? तो ग्राम्या भी जो है आपका सुमित्रानंदन पंत की रचना है। लेकिन ग्राम्या जो है ना उतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ जितना वो फेमस हुआ जिस वजह से उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये नहीं तो ये फेमस होता तो इस वजह से उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल जाता। तो ग्राम्या भी इसी का लिखा हुआ है, ठीक है। आप याद रख लीजिएगा ग्राम्या का लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत, ठीक है।
चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है अगला प्रश्न, तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों को का कैसा चित्रण किया है? दीनता का, धर्मात्मा का, कटुता का, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दीनता। दीनता का मतलब होता है गरीबी का। तो कवि ने इस चैप्टर में कहा गया है, तरुतल निवासिनी के माध्यम से कहा है कि भारत माता की जो संतान है वो दीनता से ग्रसित है, गरीबी से ग्रसित है। यहाँ के लोग गरीब हैं, दीन हैं, गरीब हैं, दीनता से ग्रसित हैं। ठीक है, चलिए अब ये रहा आपका अगला प्रश्न, कहता गंगा यमुना को कवि ने किसके मानक के रूप में प्रस्तुत किया है? बताइए, गंगा यमुना को कवि ने किसके मानक के रूप में प्रस्तुत किया है? भारत माता का 2 आँख बताया है, भारत माता का पैर बताया है, या भारत माता की आँखें बताई है, या फिर इनमें से सभी? इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर आप जान भी गए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत माता की 2 आँखें जो है इसको कहा गया है, कवि ने गंगा यमुना के रूप में बताया है। और गंगा यमुना में जो जल है वो जल नहीं है, वो भारत माता की आंसू है। भारत माता का क्या है? तो आंसू है। ठीक है, चलिए आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न ये कहता है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे किया? बताइए, भारत माता का जो चेहरा है ना वो किससे तुलना किया है? सूर्य से? नहीं भाई, कंचन से, या फिर आप बताइएगा पुष्प से, या फिर छाया युक्त चंद्र से? बताइए किससे तुलना किया है? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छाया युक्त चंद्र से। ठीक है ना, छाया युक्त चंद्र से कवि ने क्या किया है? भारत माता के बारे में कहा है कि भारत माता का जो चेहरा है वो चंद्रमा के जैसा है। कैसा है? चंद्रमा के जैसा है। लगता है कि उस चंद्रमा पर कोई उदासी के बादल छा गए हैं। चंद्र का मतलब होता है चंद्रमा। ऐसे भी हम लोग किसी की तारीफ करते हैं तो क्या कहते हैं? चांद सा मुखड़ा, है ना? क्या कहते हैं? तुम्हारा चेहरा लगता है सूरज की तरह, एकदम जलता हुआ आग की तरह। तो ऐसा तो कोई नहीं बोलता है। तो बताइए, भारत माता का जो मुख है, चेहरा है, उसका तुलना किससे किया गया है? चंद्रमा से। लेकिन कैसा चंद्रमा? छाया युक्त, कि उस पर क्या हो गया है? उदासी के बादल छाए हुए हैं, छाया युक्त चंद्रमा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न कहता है कि सुमित्रानंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? बताइए, मूर्ति को, भारत माता को, या फिर बड़ी बहन को, या फिर माता को कहा है? तो बच्चों ये आपका चैप्टर भी है। भारत माता को कवि सुमित्रानंदन पंत ने भारत माता को कहा है कि मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसको कहा है बच्चों? तो भारत माता को कहा है मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। ठीक है, आप याद रख लीजिएगा इस सब चीज को भी। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न कहता है कि युगपथ किस कवि की रचना है? गुरु नानक की, रसखान की, सुमित्रानंदन पंत की, या फिर जीवनानंद दास की? बताइए युगपथ के लेखक कौन है? ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो युगपथ के लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत जी। जिस प्रकार से आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि भारत माता का लेखक कौन है, आप जवाब क्या दीजिएगा? सुमित्रानंदन पंत। यदि अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि युगपथ के लेखक कौन है, तो आपका आंसर होगा भाई सुमित्रानंदन पंत जी। ठीक है, चलिए ये भी प्रश्न आपका क्लियर हो गया अच्छे से। 24वां प्रश्न आपके बीच में ये रहा, प्यारा सा प्रश्न कहता भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? ये जो भारत माता जो आपका चैप्टर है ना, वो कहाँ से लिया गया है? किस रचना से? गुंजन, ग्राम्या, युगवाणी, या फिर युगांत? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ग्राम्या। ग्राम्या उसकी एक रचना थी, और ग्राम्या से ही आपका चैप्टर बना है भारत माता। तो भारत माता जो आपका चैप्टर है वह किससे बना है? तो ग्राम्या से बना है। किससे बना है बच्चों? तो ग्राम्या से बना है भारत माता। आपका चैप्टर जो है ये भारत माता, उसका एक रचना था ग्राम्या। उसी ग्राम्या से 10 लाइन 20 लाइन आपका कट कर करके आपका ये चैप्टर बन गया है। कहाँ से बना है? ग्राम्या से। आप इसको ही पढ़ सकते हैं, सेम टू सेम वही लाइन इसमें भी मिलेगा, क्योंकि उसी से न कट के निकला है। चलिए ठीक है, आपको याद हो गया होगा। अब ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बताइए शरतेंदु का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, शरद ऋतु की वर्षा, शरद ऋतु का सूर्योदय, शरद ऋतु का सूर्यास्त, या फिर शरद ऋतु के चंद्रमा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शरद ऋतु की चंद्रमा को कहा गया है, इसीलिए कहा गया शरतेंदु। आपका जो चैप्टर उसमें कहा गया शरतेंदु, तो इसका आंसर हो जाएगा शरद
ऋतु की चंद्रमा का मतलब होता है सर तेंदु। ठीक है, चलिए ये भी आपका क्लियर हो गया। अगला 26वां प्रश्न कहता है क्रंदन। क्रंदन का मतलब क्या होता है? क्रंदन का मतलब क्या होता है? रोना, हंसना, गाना या फिर कंदमूल खाना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्रंदन का मतलब हो जाएगा आपका रोना। क्या हो जाएगा? रोना। ठीक है ना, रोना का मतलब होता है क्रंदन। यदि अगर आप क्रंदन कर रहे हैं इसका मतलब आप रो रहे हैं, तो क्रंदन का मतलब क्या हो जाएगा? रोना। अगला प्रश्न कहता है, ठीक है, लिख लो। ठीक, चलिए चलिए अब अगला प्रश्न कहता है कि पंत ने महाकाव्य लिखा। बताइए पंत जी ने कौन सा महाकाव्य लिखा बच्चों? कहता है उच्छ्वास या फिर बादल या फिर लोकायतन या फिर युगवाणी। किसके लेखक हो जाएंगे पंत जी? कौन सा महाकाव्य लिखा? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकायतन। लोकायतन जो है वह महाकाव्य है और उसके लेखक हो जाएंगे आपके पंत जी। कौन हो जाएंगे? पंत जी। याद रख लीजिएगा, लोकायतन के लेखक हो जाएंगे पंत जी। वह क्या है? तो महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। ठीक है ना, चलिए याद हो गया होगा आप सभी को। चलिए अब ये रहा 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न आप लोग बताइएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? कहता भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? आदर्श, काल्पनिक, यथातथ्य या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यथातथ्य। यथातथ्य यानी जैसा रूप है वैसा बताया गया है कि भारत माता कविता में कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो यथातथ्य चित्र प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, आप याद रख लीजिएगा, यथातथ्य। ठीक है, 29वां प्रश्न कहता है भारत माता की आंखें झुकी हुई है। बताइए भारत माता की जो आंखें हैं ना वो अब झुक चुकी है, क्यों? ईर्ष्या से, घृणा से, चिंता से या फिर अंधकार से। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिंता से। क्यों? क्योंकि भारत माता जो है ना अब वो चिंता से ग्रसित है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने भारत माता की संतान को दुखी कर दिया है, अंग्रेजों ने भारत माता की संतान को कष्ट दिया है। इसीलिए भारत माता की जो आंखें हैं ना वो आंखें अब झुक चुकी है चिंता से। किससे? चिंता से। ठीक है, अब अगला कहता है 30वां प्रश्न कहता है कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? बताइए भारत माता का कितना संतान है जो कि गरीबी से ग्रसित है? बताइए कितना संतान, कितनी संतानें? तो बताइए 30 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 30 करोड़। आपका चैप्टर में कहा गया है 30 कोटि संतान, 30 कोटि संतान। तो आप याद रखिएगा 30 करोड़, क्योंकि आप कहिएगा है सर क्या अभी 30 करोड़ जनसंख्या? नहीं भाई, तभी का जनसंख्या 30 करोड़ था जब आपका चैप्टर लिखा गया है। अब तो आप जानिए रहे हैं लगभग आपका जनसंख्या 130 करोड़ के आसपास में पहुंच चुका है, उसी के आसपास में है। अभी करेक्ट जानकारी नहीं मिला है तो हम लोग 100 करोड़ आगे भाग गए जी ना जी। चलिए, तो ये तभी का जनसंख्या है, इसीलिए लिखा गया 30 करोड़। क्या लिखा गया है? 30 करोड़। अब कहता है कि दैन्य जरित, बता दैन्य जरित अपलक डैश 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 चितवन। बताइए खाली जगह को भरिए, चैप्टर को खोलिए, चैप्टर को पलटिए और इस चैप्टर से खाली जगह भरिए। क्या होगा इस चैप्टर में? जब आपको चैप्टर पढ़ाया गया था तो ये लाइन बताया गया था, दैन्य जरित अपलक डैश 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 चितवन चीर मन नत युग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नत। क्या हो जाएगा इसमें? आप भर दीजिएगा नत। ठीक है ना, नत। अब इसको पढ़िए तो दैन्य जरित अपलक नत चितवन, नत चितवन। तो ये आपका फुल हो गया। तो आप क्या कीजिए, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना, आपका कोई लाइन से बीच का लाइन कट कर देगा, बोले खाली जगह को भरो। तो आपको चैप्टर पढ़िएगा तब ना आप इस सब टाइप का क्वेश्चन बना पाइएगा। तो प्लीज चैप्टर को अवश्य पढ़ा कीजिए।
अब ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला 32वां प्रश्न कहता है कि युगवाणी, ठीक है ना, युगवाणी किसकी काव्य कृति है? सुमित्रा नंदन पंत की, अज्ञे जी की, कुंवर नारायण की, रसखान की। बताइए युगवाणी के लेखक कौन है? तो भाई इसका आंसर भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। यानी अगर आपको कोई पूछे कि युगवाणी जो है उसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे युगवाणी के लेखक। चलिए अब ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? तो सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? अध्यात्मवाद की ओर, संकीर्णता की ओर, अतिवादिता की ओर, समाजवाद की ओर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समाजवाद की ओर। पंत जी जो थे उनकी पूरी जिंदगी समाजवाद के लिए गुजरी, समाज के लोगों के लिए, समाज के हित के लिए। आप ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है गीता उपदेश कौन देता है? बताइए गीता पर कौन उपदेश देता है? कर्म गीता उपदेश देता है, ठीक है। गीता जो उपदेश देता है वो किस प्रकार का उपदेश देता है? गीता कर्म का, धर्म का, मोक्ष का, अर्थ का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भगवत गीता में कहा गया है, भगवत गीता हमें उपदेश देता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो प्यारे बच्चों आप खूब मन लगा करके पढ़िए, क्योंकि ऐसा गीता में कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्य से माँ फलेषु कदाचन, है ना। तो इस गीता में कहा गया है कि आप कर्म कीजिए, फल की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। खूब पढ़िए मन लगा करके, रिजल्ट तो आपका अच्छा आएगा ही आएगा, ऐसा गीता में कहा गया है। तो गीता में उपदेश दिया है कर्म का, कर्म हमें अच्छा करना चाहिए, तो फल तो ऑटोमेटिक है, भगवान तो हमें अच्छा देंगे ही, ठीक है ना। तो किसका कहा गया है? कर्म का। आप कर्म अच्छा कीजिए, ठीक है। 35वां प्रश्न कहता है पंत ने 1916 में किस शीर्षक से कविता लिखी? गिरजे का घंटा, मंदिर की घंटी, दरगाह की चादर, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गिरजे का घंटा, है ना। गिरजा मोड़ से याद रख सकते हैं, गिरजे का घंटा, है ना। तो गिरजे का घंटा से आप याद रख लीजिए पंत ने 1916 में किस शीर्षक से कविता लिखी? गिरजे का घंटा, है ना। आप लोग गिरजाघर से याद रख लीजिएगा, गिरजे का घंटा, है ना। ऐसे पूर्णिया में एक जगह भी है, अगर आप कभी पूर्णिया आइएगा तो उस जगह का नाम है गिरजा मोड़। गिरजा मोड़ पे आइएगा, तो यदि अगर आप कोई बाहर के बच्चे हैं, तो यदि अगर आप हमसे मिलने आइएगा पूर्णिया, तो गिरजा मोड़ आइएगा, हमको कॉल कीजिएगा, हम आपको वहाँ लेने आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 36वां ये रहा, कहता जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? ठीक है ना। विच्छिन्न है, अविच्छिन्न है, ए और बी दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अविच्छिन्न। क्या हो जाएगा? अविच्छिन्न, है ना। लग रहा होगा बहुत बच्चा को ए और बी होगा, बट अविच्छिन्न हो जाएगा। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? अविच्छिन्न है, आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि ग्रामवासिनी कौन सा समास है? ग्रामवासिनी कौन सा समास है? आप लोग बताइएगा। बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, या फिर द्विगु समास। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ग्रामवासिनी का मतलब होता है गांव में निवास करने वाली, ठीक है ना। तो ग्रामवासी, ऐसे हम आपको समास जब पढ़ाएंगे तो वहाँ इस चीज़ों को अच्छे से अलग से आपको चैप्टर बना देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रामवासिनी बहुव्रीहि समास कैसे हुआ। आप फिलहाल में याद रख लीजिएगा, ग्रामवासिनी का मतलब होता है गांव में निवास करने वाली। यानी मैंने कहा ग्रामवासिनी तो गांव में निवास करने वाली हो गया, यानी इसका एक नया अर्थ दिया, तो जब नया अर्थ दे तो वह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, कहता गंगा यमुना कौन सा समास है? बताइए गंगा यमुना जो है वह कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब होता है दो पीस, है ना। तो गंगा एक चीज़ है, ठीक है, गंगा हो गया एक चीज़, और दूसरा हो गया यमुना। ये जब दो गो चीज़ रहेगा ना तो उसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। जब गिनती वाला चीज़ होता है ना तो वह होता है द्विगु समास, ठीक है।
तो द्वंद्व और द्विगु में आप डिफरेंस समझ लीजिए। तो यानी दो पीस रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। जैसे कि भात दाल कौन समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा कौन समास? द्वंद्व समास, है ना। तो ये प्रकार से आप याद रख लीजिएगा, लिट्टी चोखा द्वंद्व समास है, क्योंकि दो पीस है इसलिए गंगा यमुना दो पीस है, दो अलग अलग चीज़ है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा मोड़ा समझ लीजिए, बट चैप्टर अच्छे से पढ़ाएंगे अलग से ग्रामर में ना, तो वहाँ आपको इसका अलग से वीडियो डाल देंगे, आप वहाँ देख लीजिए। ठीक है, कहता है गुंजन, ठीक है ना, गुंजन किस कवि की रचना है? बताइए गुंजन का लेखक कौन हो जाएंगे? तो ऐसे भी आप चैप्टर का नाम से ही जानिए गए होंगे, इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत जी जो हैं वे गुंजन के लेखक हो जाएंगे। तो गुंजन का लेखक कौन है प्यारे बच्चों? तो सुमित्रानंदन पंत जी जो हैं आपके, इसके भी लेखक सुमित्रानंदन पंत हैं। किसके? गुंजन के। ठीक है ना, आप याद रख लीजिएगा, गुंजन के लेखक हो जाएंगे सुमित्रानंदन पंत जी। चलिए, ये रहा अंतिम प्रश्न, अब यहीं से हमारी सफ़र हो जाएगी खत्म। कहता है कि पंत जी की मृत्यु कब हुई? अब देखिए, अंतिम प्रश्न हम डेथ वाला लेकर के आते हैं, यानी स्टार्टिंग किए खत्म भी कर दिए। ठीक है, बताइए पंत जी की मृत्यु कब हुई थी? 25 नवंबर 1975 को, 29 दिसंबर 1977 को, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1985 को। क्या हो जाएगा इसका आंसर जी? याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है किसी को? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 दिसंबर 1977 को पंत जी का जो हुआ था वह मृत्यु हुआ था, यानी डेथ हुआ था कब? 29 दिसंबर 1977 को उनका मृत्यु हुआ था। तो ये था आपका एकदम प्यारा प्यारा प्रश्न, 40 प्रश्न। तो प्यारे बच्चों, मैंने आज क्या कराया आपको, एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो मैंने आज आप सभी को कुल मिलाकर के 40 प्रश्न करवाए, और भारत माता से रिलेटेड था, सुमित्रानंदन पंत से रिलेटेड था। और आप लोग बताइएगा कि आपको भारत माता ये चैप्टर जो है, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा कि आपको इससे पहले वाला वीडियो कैसा लग रहा है, हमारा ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। ये सब सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कमेंट भर भर के कमेंट कीजिए, एकदम कमेंट बॉक्स बच्चे फुल हो जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे वीडियो देख लेते हैं, एक लाइक वाला बटन दिख रहा होगा, प्लीज़ एक लाइक भी दबा दीजिएगा। इससे लाइक वाला दिखेगा, दबाइए तो फटाफट, एकदम लाइक दबा के ठोक दीजिए, लाइक की स्क्रीन तक हिल जाए, और दबा के लाइक कर दीजिए। और आपके जो भी यार मित्र हैं, और आप अपने फ्रेंड के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो शेयर आप लोग नहीं करते हैं, एक बार व्हाट्सएप, जहाँ भी आपके फ्रेंड हैं मित्र हैं, तो आप ये व्हाट्सएप के द्वारा या फिर इंस्टाग्राम के द्वारा, कोई भी चीज़ है सोशल मीडिया साइट फेसबुक के द्वारा, आप हर जगह इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। या आपके प्यारे शिक्षक ज्ञानेंद्र सर आपको थोड़ा सा कह भी रहे हैं। तो बच्चों, हम लोग मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू सो मच।